आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। ठीक है, जब हम देखते हैं सेंट्रल डोग्मा जहाँ पर डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ और डीएनए से फिर ट्रांसक्राइब होकर बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो डीएनए बनने वाला प्रोसेस इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, जब हम देखते हैं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन तब रेप्लिकेशन में डीएनए से न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए। इन दोनों ही प्रोसेस में एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, तो हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इजी है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। मतलब एक स्ट्रैंड, जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, चाहे वो एक डीएनए से नया स्ट्रैंड डीएनए का हो या डीएनए से एमआरएनए का बनना हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री की बेसिस में बन जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, तो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन बनता है एमआरएनए से, फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन। अब एमआरएनए है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और प्रोटीन है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। तो यहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता, जो अमाइनो एसिड का चेन है वो न्यूक्लिक एसिड के चेन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, एमआरएनए में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो उसने डीएनए से लेकर आया है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर है, डीएनए में, और इसमें ही स्टोर है इन्फॉर्मेशन कि कौन सा प्रोटीन बनेगा करके। ठीक है, लेकिन ये होता है न्यूक्लियस में, प्रोटीन का सिंथेसिस होना है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो एमआरएनए वो लिंक है जो मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को डीएनए से लेकर न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म में लेके आता है, जहाँ पर प्रोटीन बनना है, उसको उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके एमआरएनए ने जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आया है उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास है वो किसी न किसी फॉर्म में होगा, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो रहता है जेनेटिक कोड के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एमआरएनए से बनना है प्रोटीन और ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है या अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो कुछ तो ऐसा तरीका है जिससे कि न्यूक्लियोटाइड का जो चैन है एमआरएनए से इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाया जा सके, और ये जो इंफॉर्मेशन है एमआरएनए के पास वो है जेनेटिक कोड के फॉर्म में। और ये जेनेटिक कोड का आइडिया हमें किसने दिया था, जेनेटिक कोड का आइडिया हमको दिया था जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो, इन्होंने बताया कि नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं, 4, और प्रोटीन बनने के लिए जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो उनका नंबर होता है 20। ठीक है, तो ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो कि इन अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करे। तो उन्होंने बताया कि 3 जो नाइट्रोजनस बेस है या 3 न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक कोडॉन बनाता है और एक कोडॉन फिर एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, तो 3 नाइट्रोजनस बेसेस और 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये बताया किसने, जॉर्ज गैमो ने। अब ये जो आइडिया था जॉर्ज गैमो का जेनेटिक कोड को लेकर, इसे कुछ और साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया। तो वो साइंटिस्ट थे
हरगोविंद खुराना, मार्शल, नैरबर्ग एंड सेवेरो ओका। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से जॉर्ज गैमो का जेनेटिक कोड को लेकर जो आइडिया था उसको सपोर्ट किया। अब हम देखते हैं कि कैसा वो कॉम्बिनेशन बना तीन नाइट्रोजनस बेस का जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता था। तो उसके लिए हमें एक टेबल पढ़ना होगा, जो टेबल आपको आसानी से आपके बुक में, रेफरेंस में या नोट्स में मिल जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो टेबल बनता कैसे है। अब मैंने क्या बताया कि एक जो कोड है या एक कोडोन है उसमें 3 नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो उसका पहला जो नाइट्रोजनस बेस होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा जो होने वाला है वो इधर लिखा जाएगा और थर्ड यहाँ। ठीक, तो फर्स्ट U C A G, अगेन U C A G, U C A G। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे इस बॉक्स को भरना है तो इसको हम फिल करेंगे। फर्स्ट कोडॉन ये है, इसका सेकंड ये है एंड थर्ड U। ठीक है, फिर से फर्स्ट U, सेकंड U एंड थर्ड C। फिर से U, देन सेकंड ऑल्सो U and third is A. First is U, second is U and third is G। ठीक, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स भर गया है। एक और बॉक्स मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ यहाँ। U, फर्स्ट इज U, सेकंड C, थर्ड U। फर्स्ट U, सेकंड C, थर्ड C। फर्स्ट U, सेकंड C and third A। Again first U, second C and third is G। ऐसे करते करते हम सारे बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं। जब इन सबको फिल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 64 कोडॉन्स मिलेंगे। ओके, जिसमें से 61 कोडॉन्स कोड करते हैं फॉर अमाइनो एसिड्स और इसमें से 3 कोडॉन्स ऐसे होंगे दैट डज नॉट कोड फॉर एनी ऑफ द अमाइनो एसिड, तो उनको हम बोलेंगे स्टॉप कोडॉन या नॉन सेंस कोडॉन। ठीक है, तो इन 64 कोडॉन्स में से सिर्फ 61 कोडॉन कोड करेंगे अमाइनो एसिड्स के लिए और 3 ऐसे कोडॉन होंगे जिनको स्टॉप कोडॉन कहा जाएगा। अब हम देखते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ दिस जेनेटिक कोड। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने होते हैं, 64 कोडॉन्स, आउट ऑफ विच ओनली 61 कोड फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 कोड आर नॉनसेंस और स्टॉप कोडॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कोडॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। कोड्स आर डीजनरेट। इसका मतलब है कि 1 अमाइनो एसिड कैन कोड बाय मोर देन 1 जेनेटिक कोड।
अब देखिए हमारे पास अमाइनो एसिड है जिनसे प्रोटीन बना है, उनका नंबर सिर्फ कितना है 20, लेकिन हमारे पास कोडोन कितने हैं 61 जो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। इसका मतलब है कि एक अमाइनो एसिड है वो एक से ज़्यादा कोडोन से कोड किया जा सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि कोड आर डीजनरेट। वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय more than one code। ठीक, next is codons are contiguous। और we can say commaless। जब हम पढ़ेंगे कोडोन्स को तो हम उसे कंटिन्यूस मैनर में पढ़ेंगे। हमें इनको रीड करते समय या लिखते समय कभी भी कोई कॉमा या कोई पंक्चुएशन या स्पेस यूज़ नहीं करना है, हम इसे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ये एक कोडोन है ए जी यू, यू ए सी, जी ए ए, यू यू यू। तो ऐसे हम कंटिन्यूस फैशन में इसको पढ़ते जाएंगे, कोई भी कॉमा या पंक्चुएशन यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए बोला जाता है कोड्स आर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड आर नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब है ये कोड एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते। मैंने देखो कैसे बनाया है, ए जी यू इज़ वन कोड एंड यू ए जी इज़ अनदर कोड। अगर ये ओवरलैप होता तो कैसा होता, तब हम देखते कि ए जी यू एक कोड लिया जाता, जी यू यू दूसरा कोड लिया जाता, जहाँ पर फर्स्ट कोड और सेकंड कोड में ये जी और यू ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, कोडोन्स में ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक, ए यू जी इज़ वन कोड एंड यू ए सी इज़ नेक्स्ट कोड। ठीक, नेक्स्ट इज कोड आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई एक कोड है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यू यू यू, वो अगर कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए इन अ बैक्टीरिया, तो वो किसी दूसरे एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में, एलिफेंट में, काऊ में, किसी में भी हो, यू 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 हमेशा फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो कोडोन्स होते हैं वो यूनिवर्सल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ए यू जी जो एक कोडोन है, इसका डुअल फंक्शन है। ठीक है, क्या क्या डुअल फंक्शन है? पहला तो ये मेथियोनाइन के लिए कोड करता है, और दूसरा ये इनिशिएटर कोडोन है। इनिशिएटर कोडोन मतलब किसी भी एमआरएनए में जो पहला कोडोन होगा वो हमेशा AUG रहेगा और वो कोड करता है मेथियोनिन के लिए। तो इसके एक कोड के दो फंक्शन हैं। हमेशा जो हम अमाइनो एसिड का चेन देखेंगे उसमें पहला जो अमाइनो एसिड होगा वो मेथियोनिन ही होगा, क्योंकि पहला कोडोन एमआरएनए में AUG होता है। फिर हम देखते हैं लास्ट स्टॉप कोडोन्स। स्टॉप कोडोन्स जो किसी के लिए कोड नहीं करते, ऐसे 3 कोडोन्स हैं। आउट ऑफ 64 3 आर नॉनसेंस और स्टॉप कोडोन, और वो हैं UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कोड्स 64 हैं, जिसमें से 61 है जो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, एंड 3 है जो स्टॉप कोडन है जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। कोड्स आर डीजनरेट, इसका मतलब एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है। कोड आर कंटिन्यूअस, इसका मतलब हमें जब रीड करना है कोड्स को तो कोई भी कॉमा यूज़ नहीं करना है, ना ही कोई पंक्चुएशन यूज़ करना है। कोड आर नॉन ओवरलैपिंग, जैसे मैंने बताया था यहाँ कि ओवरलैप नहीं करते, सारे कोड्स को हमको सेपरेटली रीड करना है। कोड आर यूनिवर्सल, एक कोड अगर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है किसी एक ऑर्गेनिज्म में, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म में उसी अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। ठीक, AUG जो एक कोडोन है जिसका डुअल फंक्शन है कि पहला वो मेथियोनिन के लिए कोड करता है,
दूसरा वो इनिशिएटर कोड है, मतलब हमेशा mRNA में पहला जो कोडोन होता है वो AUG ही होता है। स्टॉप कोडोन जो किसी के लिए भी कोड नहीं करते, किसी भी अमाइनो एसिड के लिए, वो 3 है और वो है UAA, UAG एंड UGA। अब नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो म्यूटेशन क्या है? जब डीएनए के सीक्वेंस में कभी चेंज आ जाए तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। और इन म्यूटेशन का बहुत सारा कारण हो सकता है। जनरली ये होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता रहता है तब उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है जिससे रिपेयरिंग के टाइम रिपेयर नहीं किया जा सकता और वो फिर लेड करता है, दैट विल लीड टू म्यूटेशन। ठीक, अगर डीएनए के सीक्वेंस में म्यूटेशन आ गया तो ज़रूर पास होगा एमआरएनए में और जिसका इफेक्ट दिखेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब जो अमाइनो एसिड का चेन बनना था उसमें कुछ गड़बड़ी दिखेगी। तो हम देखेंगे 2 टाइप के म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन जब किसी एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज आ जाए और उसका इफेक्ट सिर्फ उसी कोडोन में रहे, उसके आगे या पीछे वाले कोडोन्स में उसका इफेक्ट ना दिखे, तब हम उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ऐसा चेंज आता है जिसका इफेक्ट आगे और उसके पीछे वाले सारे नाइट्रोजनस बेसेस को इफेक्ट दिख सकते हैं। ठीक, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं जिसमें से एक में जो छठवां अमाइनो एसिड होता है 6 1 2 3 4 5 6, जो 6th अमाइनो एसिड है वो है ग्लूटामिक एसिड और डीएनए में उसके लिए कोड होता है GAG। और mRNA जब ट्रांसक्रिप्शन होके बनता है mRNA उसके लिए तो बनता है वो CUC एंड दैट CUC कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ A के प्लेस में आ जाता है T और फिर इसका mRNA बन जाता है CAC और ये ग्लूटामिक एसिड के बजाय कोड करने लगता है फॉर वेलाइन। ठीक है, जब ग्लूटामिक एसिड है तब तो सब कुछ सही है और हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो प्रॉपर रहता है, लेकिन जब वेलाइन आ जाता है म्यूटेशन की वजह से तब ये हीमोग्लोबिन का शेप हो जाता है शिकल के जैसे और फिर वो प्रॉपरली ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। और जिनके में ऐसा म्यूटेशन आ जाता है उसको हम फिर बोलते हैं कि उसको है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चेंज आया है वो सिर्फ एक ही कोडोन में आया है और उसका इफेक्ट सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड में पड़ रहा है, उसके सामने वाले सेम है, उसके पीछे वाले भी जैसे के वैसे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेंटेंस, राम हैज़ रेड कैप। 3 लेटर का मैंने एक वर्ड लिया है ताकि ये हमारे कोडोन जैसा दिखे। ठीक, अब यहाँ पर मैं अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर देती हूँ या डिलीट कर देती हूँ तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर एक कोई सा भी लेटर इंसर्ट कर देती हूँ, मान लो N यहाँ, तो ये फ्रेम कैसा बन जाएगा, फिर जो HAS था वो बनाएगा NHA, ये तीनों, और फिर बनेगा इनका दूसरा कोडोन SRE, फिर बनेगा इनका कोडोन DCA&P। तो देखो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ इंसर्ट करने से पूरे सेंटेंस का
जो मीनिंग है वो चेंज हो गया और इसके आगे आने वाले हर एक कोडोन में चेंज आ गया। अगर मैं यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर देती, राम हैज़ रेड कैप, यहाँ से अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, सपोज H को डिलीट कर दिया, तब देखिए क्या होता है, राम, फिर ये बनाएंगे ASR EDC AP। डिलीट करने से भी आगे के सारे फ्रेम्स जो कोडोन के हैं वो चेंज हो गए। तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ बताया एक कोडोन को लेके, वैसे दो कोडोन या और भी ज़्यादा कोडोन इंसर्ट या डिलीट करने से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आगे आने वाले सारे कोडोन्स में चेंज आएगा और जिसमें इंसर्ट हुआ या जहाँ से डिलीट हुआ वहाँ तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन में जो भी चेंज आता है वो एक पर्टिकुलर कोडोन को ही इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से सिर्फ एक अमाइनो एसिड जिसको उस कोडोन ने कोड किया था उसमें चेंज आता है। तो ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जेनेटिक कोड खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन।